Assalamu alaikum. Today we have lecture number 37 that is heat part 2. Lecture number 36 में जैसे हमने पढ़ा था कि heat and work are the method to transfer energy. Heat and work is not energy but the method to transfer energy. और जब भी हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड. जब भी कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करता है और व्हेन इट लॉस, ऑब्जेक्ट को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि उसने एनर्जी गेन की है या लॉस की है. जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं और उसको हीट करेंगे, ऑब्जेक्ट को ये आइडिया नहीं होगा, ऑब्जेक्ट डोंट नो एनर्जी गेन बाय हीटिंग और बाय ग्रेविटेशनल एनर्जी. जब भी हम किसी चीज़ को लिफ्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट हैज़ एनर्जी बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. सो अब हम लेक्चर नंबर 37 में जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हमारे पास होंगे. स्टेट फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट इंटरनल एनर्जी क्या होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट इज रेफ्रिजरेटर, एसी, हीट इंजन, और उसके अलावा जो है ना वो कुछ एक्सपेंशन होगी बाय गेनिंग हीट से. हम इन टॉपिक को इस लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे. सो इक्वेशन ऑफ स्टेट इज पी वी इक्वल टू एन के बी टी. सो पी प्रेशर, हाउ हार्ड गैस पुश ऑन वॉल, वॉल्यूम एक्चुअली स्पेस गैस ऑक्यूपाइड, एन के नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी के टेम्परेचर जो कि -273 सेल्सियस के है. अब देखिए आप इसमें हमारे पास जो है वो एन के नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ये भी कांस्टेंट है, के भी जो है क्या गैस मॉलिक्यूल ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये दो चीज़ें क्या कांस्टेंट है. अगर हम वॉल्यूम को फिक्स कर दें और टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हम देखते हैं कि जो गैस का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है. जैसे लेट्स सपोज हम प्रेशर कुकर में जब भी कुछ खाना बनाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका वॉल्यूम हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं और नीचे से टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं. तो उसके अंदर जो गैसेस क्या होते हैं, हीट अप होने से उनका प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, और उससे क्या होता है वो खाना जो है वो जल्दी जो है वो प्रिपेयर हो जाता है. और अकॉर्डिंग टू जैसे हमने चॉस लॉ पढ़ा है कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उससे वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपैंड हो रहा होता है. ठीक है. अगर हमारे पास इफ़ द बैलून्स कैन नॉट एक्सपेंड इट माइट बर्स्ट बिकॉज प्रेशर इंक्रीज टू मच ना. सो इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट माइक्रोस्कोपिक लेवल्स. क्योंकि बहुत सारी थ्योरी आपके नोट्स में लिखी हुई है, यहाँ पे आप चीज़ों को जब इजीली अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो जस्ट एक बार भी अगर आपने नोट्स पढ़े तो सारा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो बहुत ज़्यादा थ्योरी मैं लिखवा नहीं रहा, बस बोल रहा हूँ. ठीक है. आपने वर्ड्स पे फोकस करना है और जैसे मैंने कहा जो की पॉइंट्स होंगे वो मैं साथ साथ जो है वो लिखता रहूँगा कि जो जैसे हमारे पास जो वर्क और जो एनर्जी होते हैं वो समटाइम जो है वो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होती, और इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं. सो इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर. इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि जैसे हमने पहले पढ़ा कि जब भी हम गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट करते रहेंगे तो टेम्परेचर का क्या होता है, तो उनकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है. जैसे हमने प्रेशर कुकर की एग्जांपल ली, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, ज़्यादा होती जा रही है. तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप आइदर यू आर प्रोवाइडिंग स्लोली और फास्ट हीटिंग टू ऑब्जेक्ट, द एनर्जी विल बी इंक्रीज. सो उसकी दो स्टेजेस होंगी, हम उसको लिख लेते हैं इक्वेशन को. सो जैसे मैंने कहा कि आप स्लो हीट करें या फास्ट हीट करें, जो एनर्जी होती है टेम्परेचर बढ़ने से वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है गैस की. ठीक है. तो ये हमारे पास इंटीग्रल है जो कि स्मॉल चेन को जो है वो शो कर रहा है. ये स्टेज 2 है और ये स्टेज क्या है, 1 होता है. फॉर एग्जाम्पल आपने इनिशियल टेम्परेचर प्रोवाइड किया, विद द पैसिव टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, जो ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है. तो अगर आपने एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करना तो क्या करोगे, हायर माइनस लोअर, E2 माइनस E1, जो कि किसकी इक्वल हो जाएगा, डेल ई क्या करते हैं, चेंज इन एनर्जी. और यहाँ पे हमारे पास जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, इसको मैं इंटरनल एनर्जी को यू से भी डिपेंड करते हैं और ई से भी करते हैं. ठीक है. सो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट माइक्रोस्कोपिक लेवल. फॉर एग्जांपल गैस का अगर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे इसकी जैसे कुछ एनर्जी गेन करेगा तो ये ऊपर की तरफ क्या करते हैं, राइज करेंगे. अब ये एनर्जी बाय लिफ्टिंग कौन सी एनर्जी होती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन है ना. एनर्जी ड्यू टू मोशन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी. और जो वर्क डन होता है बाय लिफ्टिंग वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है. और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोजीशन क्या होगी, देखो इसकी पोजीशन कहाँ पहले यहाँ पे थी, अब क्या आ गई, यहाँ आ गई गैस के मॉलिक्यूल की, इसकी पोजीशन चेंज होगी. और एनर्जी ड्यू टू पोजीशन क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है. और ये मूव भी किया है, और एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. तो गैस के माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी. सो इंटरनल एनर्जी डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल गैस कंटेन.
ओके, सो अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बिकॉज जब तक हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं अंडरस्टैंड करेंगे हम गैस के बिहेवियर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और ना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो कुछ टॉपिक इसमें छोटी छोटी मैथमेटिकली कुछ इक्वेशन है, मैंने देखी हैं, जैसे स्पेसिफिक हीट और कैपेसिटी है, वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मैं उसकी डेरिवेशन करने का फ़ायदा नहीं है, और वो न्यूमेरिकल वाली वीडियो में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगा उसको, ठीक है। We are studying first law of thermodynamics. According to first law of thermodynamics, energy can neither be created nor be destroyed, but it can be changed from one form to another form. Energy is always remain conserved, but the system should be isolated system. The law of conservation of energy है, it is also called first law of thermodynamics. So system या तो energy receive करेगा या तो it give out energy ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू डिफाइन सम कन्वर्जन, वी नीड टू डिफाइन सम साइन कन्वर्जन। साइन कन्वर्जन से ही हम जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डिफरेंट जो उसकी जो फॉर्म्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी कोई सिस्टम में हीट ऐड की जाएगी तो हमें देखना पड़ेगा क्या होगा, हीट ऐड होने से वर्क डन ऑन सिस्टम, ठीक है, या वर्क डन ऑन अ सिस्टम, या आप हीट ऐड करें, द वर्क विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। सो या आप सिस्टम को हीट ऐड कर रहे हो या सिस्टम पे वर्क डन कर रहे होंगे, जो वर्क डन होगा इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल लिफ्टिंग स्टोन एंड पुशिंग द पिस्टन ऑफ सिलेंडर, जब भी आप स्टोन को, जैसे लेट्स सपोज स्टोन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क डन ऑन अ सिस्टम ना, ये स्टोन है, इस पर मैं वो खुद वर्क कर रहा हूँ, वर्क डन ऑन अ सिस्टम, तो क्या होगा, इस पर जो वर्क डन होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। या जब लेट्स सपोज जब हम पुशिंग कर रहे होते हैं पिस्टन ऑफ द सिलेंडर को, जब पुश कर रहे होते हैं, वो भी जो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये स्टेटमेंट आपने हमेशा याद रखनी है कि वर्क डन ऑन सिस्टम क्या पॉजिटिव है, हीट ऐड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई खाना पकाने के लिए हीट क्या कर रहे हैं, सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा होता है, वो भी क्या है, उसमें भी वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो अब हम देखेंगे कि जब भी वर्क डन बाय सिस्टम हो या सिस्टम से हीट जो है वो रिलीज हो रही होती है, उस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, आइदर इट विल रिमेन पॉजिटिव या वो नेगेटिव वर्क डन होगा। सो वर्क डन विल बी नेगेटिव, ठीक है। जब भी आप हीट रिलीज करेगा सिस्टम या वर्क डन करेंगे बाय सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, द वर्क डन विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव। आज थोड़ी सा तबियत ठीक नहीं है ना, इस वजह से ना ठीक से बोला नहीं जा रहा, तो रुकना पड़ जाता बीच में, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, लेट्स सपोज वर्क इज डन बाय द सिस्टम ना, जैसे लेट्स सपोज मेरे पास ये स्टोन है, यही है मेरे पास अभी, ठीक है। लेट्स सपोज आप इसको क्या कर रहे हो, ये ड्रॉप कर दिया, इसके ड्रॉप करने से क्या होगा, देयर विल बी सम डैमेज, ठीक है। तो इसका मतलब देयर विल बी सम डैमेज ऑन द पेपर, इट्स मीन माई सेल्फ, मी ड्रॉप द स्टोन ना, तो वर्क इज डन बाय मी, मैं क्या हूँ, सिस्टम हूँ। जब भी कोई सिस्टम वर्क डन करेगा तो खुद से, तो उससे क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी गैसेस का प्रेशर इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो क्या होता है, बैलून क्या करता है, बस्ट हो जाता है ना, तो वो क्या होता है, वो सिस्टम ने वर्क डन किया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो डिफरेंट साइन पढ़ रहे हैं, दीज साइन यूज टू राइट फर्स्ट लॉ इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, जो कि मैं अभी लिखने लगा हूँ। तो आप साइन को देख के ही पता चल जाएगा कि सिस्टम में हीट एंटर हुई है या रिलीज हुई है। साइन को देख के ही पता चल जाएगा वर्क डन ऑन सिस्टम हुआ है या वर्क डन बाय सिस्टम हुआ है। और ये जो मैंने पॉजिटिव साइन लिखा है ना, ये जब हीट एंटर होगी तब भी वो हीट के साथ क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव क्यू लिखा जाएगा, ठीक है। और जब वर्क डन ऑन सिस्टम होगा तो वो डब्ल्यू जो वर्क डन होता है ना, वो प्लस में लिखा जाएगा। ये चीज़ याद रखें, इस पर कंफ्यूज ना हो जाना जो मैं बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के 4 डिफरेंट केस लिख रहा हूँ, और हम देख के ही पता चल जाएगा आपको कि इसमें वर्क डन ऑन सिस्टम है या बाय सिस्टम है, या एनर्जी गेन हुई है या रिलीज हुई है। चलिए हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लिखने लगा हूँ, डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। चलिए अब इसमें आप बताएं क्या सिस्टम ने हीट गेन की है या लॉस की है। जो हमने किया है, वर्क इज डन ऑन सिस्टम है या सिस्टम या वर्क इज डन बाय द सिस्टम है। तो देखें बाय लुकिंग एट दिस साइन हमें पता चल रहा है कि जब Q पॉजिटिव होगा इट मीन हीट इज एडिड, तो Q पॉजिटिव है। और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होगा क्योंकि W क्या है, पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस हो गया। इसको पता चल गया ना, डिफरेंट फॉर्म हम देख रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ये जो थर्मोडायनामिक्स है, डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ नजर आता है, और वो सब तो यही सही होती है। ये नहीं कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया तो यही ठीक होगी। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या, माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब क्या होगा, माइनस क्यू का मतलब क्या है,
हीट इज रिलीज, व्हेन हीट इज रिलीज माइनस साइन इज यूज, प्लस डब्ल्यू मीन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। हमने सिस्टम को कुछ एनर्जी प्रोवाइड किया है तो सिस्टम ने वर्क डन किया, सिस्टम ने खुद से कोई वर्क डन नहीं किया, तो इट मीन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब हम केस जो है वो 3 देख लेते हैं कि अब इस केस में क्या है। इस केस में आप देखें दोनों के साथ क्या लिखा हुआ, माइनस लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, क्यू माइनस क्यू मीन वर्क इज एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम ना इन द फॉर्म ऑफ हीट, बट माइनस डब्ल्यू मीन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो हीट रिलीज करते हैं प्रेशर कुकर की, तो इसका मतलब जो सिस्टम ने जो वर्क डन किया था, प्रेशर इतना ज़्यादा एनर्जी गेन करके, हीट एनर्जी गेन करके इतना ज़्यादा उसने प्रेशर गेन कर लिया था कि आपको एनर्जी क्या वो रिलीज की, और वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, प्रेशर कुकर कर रहा है। ठीक है, एक लास्ट भी केस है, हम मैं वो लिखता हूँ, मुझे आपने बताना है। आमतौर पर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो इस केस में, इस सिनेरियो में जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, विच इज क्यू और डब्ल्यू। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल ई। ठीक है, ये आमतौर पे इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी इज गेनिंग और वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले जो हीट इंजन था, हमारे पास जो कोयले से चलने वाली जो गाड़ी थी, रेलगाड़ी थी, उसमें आप क्या होते थे, जब कोयला कुछ फ्यूल ऐड करते थे तो सिस्टम क्या करता है, एनर्जी गेन करता था। एनर्जी गेन करने की वजह से वो जो रेलगाड़ी का जो हीट इंजन था वो क्या करता था, वर्क डन करता था। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सिस्टम ने एनर्जी गेन की है और सिस्टम ने ही वर्क डन किया है। तो इसीलिए हमारे पास ये वाला एक स्टैंडर्ड केस है जो कि ज़्यादा लिखा जाता है, बिकॉज इट इज, जिस साइंटिस्ट ने ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिया था उसने जो है वो हीट इंजन के लिए ये काम किया था, और इन सिस्टम क्या कर रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, हीट दे रहे हैं हम उसको, और इन वर्क इज डन बाय द इंजन है। तो दैट्स द रीज़न कि ये वाला जो सिनेरियो है आपको थर्मोडायनामिक्स में ये केस ना बहुत बार लिखा हुआ नजर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमने इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है कि जब भी आप सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, सिस्टम एनर्जी का गेन करेगा फ्रॉम सराउंडिंग से, और वो एनर्जी गेन करके वो क्या करेगा, हीट करके क्या होगा, उसको यूजफुल वर्क डन में यूटिलाइज करेगा। तो हमने ये पता जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो क्या है, एनर्जी इटसेल्फ डजंट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। ओनली 2 मेथड है जिस एनर्जी चेंज कर सकते हैं, वो तो हीट है या वर्क है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है कि एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन कंजर्व इन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें ना हीट एंटर होती है ना हीट रिलीज होती है। अब हम पढ़ने लगे हैं न्यूटन क्यों याद आ रहा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन डिससिमेट्री इन नेचर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड 100% इनटू अ वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस। मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस में आप कभी भी 100% हीट को जो है वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, जैसे कि मैं हैंड को रब कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा हैंड को इसको मैं मतलब मैकेनिकल वर्क करता जाऊँगा उतनी ही ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होती जाएगी। ठीक है, लेकिन ये साइक्लिक प्रोसेस में हम कभी भी 100% हीट को जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये इसकी लिमिटेशन है, आपको कुछ एनर्जी एनवायरनमेंट को, नेचर को देनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बाइक या गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो सेंसर से हीट एनर्जी हमेशा रिलीज हो रही होती है, और वो एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो एनर्जी किसको जा रही है, नेचर को जा रही है। तो यानी कि नेचर को कुछ एनर्जी चाहिए तब ही वर्क डन होगा। तो सिंपल ये कहने का पर्पस ये था कि हम 100% एनर्जी को, हीट को वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते इन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो है वो यहाँ तक लिखते हैं हीट कैन नॉट बी कन्वर्ट 100% टू अ वर्क, ये नहीं लिखते साइक्लिक के नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, तो यू हैव टू मेंशन इट ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है कि जब भी हम सिस्टम को एनर्जी देते हैं या हीट प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम क्या करता है, उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है। वो सिस्टम ये नहीं बता सकता, हमने जैसे पढ़ा कि उसको एनर्जी बाय लिफ्टिंग आई है या एनर्जी सिस्टम ने गेन किया बाय हीटिंग, वो सिस्टम ये नहीं बता सकता। सिस्टम सिर्फ ये बता सकता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि जब भी आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इट विल बी कन्वर्ट इनटू अ यूजफुल वर्क। ठीक है, लेकिन हमें जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये और क्लोजेस्ट जो स्टेटमेंट है वो ये हमें बताती है कि जब भी हीट फ्लो करती है, वेन एवर हीट फ्लो क्लोजेस्ट फाउंड अ रेशो, हमें ये बताता है कि हीट कैसे फ्लो करती है, और वो एक रेशो है उसको हमेशा क्या करती है, फॉलो करती है। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, सिस्टम को कितनी हीट देंगे तो सिस्टम कितना वर्क डन करेगा। तो ये हमें जो स्टेटमेंट थी या इन्फॉर्मेशन थी फर्स्ट लॉ से हमें नहीं मिलती थी, जो कि ये था कि आप सिस्टम को हीट दो तो सिर्फ वर्क डन होगा। ठीक है, और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है ना, तो हम जो टेम्परेचर है वो किस में क्या यूज़ करते हैं,
एब्सोल्यूट केल्विन स्केल जो है वो केल्विन जो टेम्परेचर है वो हम यूज़ करेंगे, सेल्सियस यूज़ नहीं करेंगे यूनिट, ठीक है। तो जो रेशो होती है जो मैंने बताया कि वो रेशो क्या फॉलो करता है, जब भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जाएगी और वो वर्क डन करेगा तो क्या रेशो फॉलो होगी, हीट गेन लॉस, टेम्परेचर एट विच हीट गेन एंड लॉस, ठीक है। चलिए एग्जांपल बताता हूँ उससे आपको जैसे समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है। तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए जो हीट प्रोवाइड करने की जो टेम्परेचर है वो क्या है, T1 है, और ऑब्जेक्ट 2 के लिए टेम्परेचर क्या होगा, वो T2 होगा। और हम एज्यूम करते हैं कि जो T1 जो टेम्परेचर है इट इज़ ग्रेटर देन T2 टेम्परेचर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो हमने साइन कन्वर्जन लिखी थी वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे कि वो रेशो क्या फॉलो करेगी। अब आप देखें हमने ये क्या बताया था मैंने कि हीट हमेशा स्पॉन्टेनियसली फ्लो होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ जो है फ्लो होती है। और जब हमने ये पढ़ा कि जब भी हीट जो होती है रिलीज होती है तो इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन यूज होता है, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो प्लस साइन यूज होता है। तो रेशो 1 के लिए हमारे पास क्या निकलेगी, रेशो 1 ये ना, देखो यहाँ पे T1 के टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ से हमारे पास जो हीट है वो फ्लो किसकी तरफ चलेगी, इस तरफ हीट फ्लो होगी ना। यहाँ से हीट क्या हुई है, रिलीज़ हुई है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, माइनस क्यों हो जाएगा ना, क्योंकि हीट रिलीज़ हुई है। और यहाँ पे हीट इस सिस्टम ने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, तो यहाँ पे हीट के लिए क्या हो जाएगा, प्लस क्यों हो जाएगा ना। ये अब देखिए जो रेशो क्या है हमारे पास, हीट गेन या लॉस। अब हम सिस्टम रेशो 1 की बात कर रहे हैं तो रेशो 1 में हमारे पास क्या होगा, रेशो 1 में अगर आप देखें, रेशो 1 की बात करें ना सिस्टम 1 की, इसमें क्या हो रहा है आप देखो, मैं इसमें क्या लिखूंगा, यहाँ पे हीट क्या हो रही है, गेन है कि लॉस है, ऊपर माइनस क्यों है ना, यहाँ से हीट क्या हुई है, लॉस हुई है, तो क्या आ जाएगा माइनस क्यों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हीट क्या हुई है, किस टेम्परेचर पे हुई है, T1 पे लॉस हुई है तो T1 आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जो हीट लॉस हुई है वो कितनी हुई है, वो DQ हुई है, DQ, क्यू मैंने लिखा है, देखो अब D क्या स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर को शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, DQ ओवर T1। तो ये क्या है, हीट जब भी हीट हमें पता है मूव करती है हायर टू लोअर टेम्परेचर ना, तो हीट क्या है, लॉस हुई है, दैट वाई हियर इज नेगेटिव साइन। अब T2 पे क्या हुआ था, रेशो इसकी क्या होगी, जो रेशो हमारे पास T2 की है वो क्या होगी, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो रेशो होगी सेकंड की वो क्या होगी हमारे पास, देखें यहाँ हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और किस टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब हुई है, हीट गेन या लॉस हुई है, T2 पे ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। तो अब हमने ये देखना हो कि टोटल रेशो क्या आएगी, ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, टोटल रेशो, रेशो T मतलब टोटल रेशो ना, टोटल रेशो क्या होगी, इन दोनों का क्या होगी, एडअप होगा ना, तो ये हमारे पास टोटल रेशो हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको एडअप करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो यानी कि हमारे पास ये क्या आ जाएगा, dQ/dt। ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकली इक्वेशन है जो कि हमें ये बताता है कि जब भी हीट फ्लो करती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में तो वो क्या पैटर्न, क्या मेथड जो है वो फॉलो करती है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो कंप्लीट होता है, और इसकी कुछ आगे थोड़ी सी और भी है, लेकिन वो आपके सिलेबस में उसका पार्ट नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर जो सेपरेट वीडियो बना दूँगा। नाउ वी आर डूइंग एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज़ हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। देखिए हीट इंजन जो हमारे पास होता है वो हमेशा वर्क डन करता है बिटवीन द हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर। इट वर्क बिटवीन हॉट रेजरवायर और कोल्ड रेजरवायर। रेजरवायर क्या होता है, रेजरवायर एक्चुअली हमारे पास हीट का एक बहुत बड़ा ज़्यादा रिसोर्सेज होता है। अगर आप उससे कुछ हीट ले भी लेंगे तो वो जो सिस्टम के अंदर जो हीट है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सपोज जैसे फॉर एग्जांपल अगर जब हम अपना बॉडी टेम्परेचर या फीवर में चेक करते हैं तो जब हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तो कुछ हीट एनर्जी क्या होती है हमारे बॉडी से थर्मोमीटर में चली जाती है। तो क्या मतलब हमारे हीट सिस्टम से हीट कम होती है, हो भी तो बहुत ही कम होगी जो कि नेग्लिजिबल होगी। इसका मतलब हमारी जो बॉडी है इट इज़ द हीट रेजरवायर एज कम्पेयर टू थर्मोमीटर, ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू थर्मोमीटर। सो हमने ये देखना है कि heat engine always work between the high temperature and low temperature. TH will be high temperature and TC will be low temperature. So it absorb the heat from the hot reservoir. Hot reservoir के लिए जो हमारे पास heat होगी that will be in input ना, क्योंकि heat हमेशा जो है वो flow करती है from hot to cold object. So it will be in H. और रिजेक्ट कहाँ पे होगी हीट, हीट ऑलवेज एब्जॉर्ब फ्रॉम द हॉट रेजरवायर एंड रिजेक्ट एट कोल्ड रेजरवायर, ठीक है, दैट इज क्यू आउट एच, सॉरी सी, कोल्ड रेजरवायर के लिए मैं सी लिख रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है। अब देखो हमारे पास हमने ये पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो इंजन की वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो इंजन की जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज नहीं होती, इसका मतलब क्या है, डेल यू क्या है, जीरो। ये क्वेश्चन में साथ साथ बताता जा रहा हूँ ताकि आपके लिए ना फाइनल रिलेशन के लिए आसान हो जाएगा। और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स दैट इज क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब हमारे पास अगर आप देखें तो इंटरनल एनर्जी तो क्या होती है इंजन की, हॉट इंजन की क्या है, हीट इंजन की क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या हो गया, फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो क्यू क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। जो हीट इंजन जो है वो वर्क करता है बिटवीन, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया, बिटवीन द हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, यानी कि वो उसमें हीट क्या होगी, इन हीट जो हमारे पास एब्जॉर्ब हो रही है एट हाई टेम्परेचर, और हीट कहाँ रिलीज हो रही है, एट लो टेम्परेचर ना। लो टेम्परेचर के लिए वहाँ पे आउट हो रही है, और वहाँ पे हम यूज़ करना सी, ये ना सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, अच्छा छोटा सा करके लिखा हुआ है एच। अब हमने ये डिफाइन करनी है एफिशिएंसी क्या होती है। तो एफिशिएंसी क्या होती है हमारे पास, वर्क डन बाय इंजन और हीट पुट इन, यानी जो इनपुट हीट हमने दी है। अब आप देखें इसको मैं लिख कैसे रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखना आपने एफिशिएंसी के लिए। एफिशिएंसी एज इट इज वर्क डन बाय इंजन क्या है, दैट इज वर्क डन बाय इंजन, क्या हमारे पास हो जाएगा, क्यू इन मतलब इनपुट माइनस आउटपुट एनर्जी, हीट जो कि सिस्टम से रिलीज हुई है, डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, हीट इनपुट हमने क्या दी थी, क्यू इन। आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है कि हीट जैसे को जहाँ से एंटर हो रही है तो हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर। अब अगर आप इन दोनों को सबसे डिवाइड करें, अगर इसको लिखना चाहें इस तरह, तो ये क्या हो जाएगा, सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या बच जाएगा, इसकी जगह पे क्या बच जाएगा, अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस क्यू आउट सी ओवर क्यू इन एच, ठीक है। और ये हमारे पास क्या था, ये इसके लिए हमारे पास क्या यूज़ हो रहा था, देखो ये 1 एज इट इज़ माइनस, तो ये हमारे पास क्या है, तो इट इज़ हमारे पास क्या है, लो टेम्परेचर पे हो रहा है ना, क्यू आउट सी क्या है, हीट रिलीज एट लो टेम्परेचर, क्योंकि हीट इंजन वर्क करता है द डिफरेंस बिटवीन हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, ये टी सी ओवर टी एच। ये जो बात मैं कर रहा हूँ बार बार के हीट इंजन वर्क करता है बिटवीन हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, दैट इज द इक्वेशन विच गिव अस दिस यूजफुल इन्फॉर्मेशन। और ये इक्वेशन हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है कि हीट इज ट्रांसफर आउट ऑफ और इनटू अ रिजर्वायर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे निकलते हैं, ये जो इक्वेशन है ये हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है कि ये जो नंबर है इसका जो भी रिजल्ट आएगा इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मशीन ऐसी नहीं है दैट कैन कन्वर्ट ऑल द इनपुट हीट इनटू अ यूजफुल वर्क। आई होप यू गॉट इट। जैसे फॉर एग्जांपल अ न्यूक्लियर रिएक्टर हैज अ टेम्परेचर ऑफ ऑलमोस्ट 300 सेल्सियस एट द कोर and eject heat into a river at 30 Celsius now. So the maximum efficiency that we can have is always क्या होगी एफिशिएंसी उसकी, आप उसकी एफिशिएंसी लेना चाहे क्या होगा, ये क्या 1 माइनस क्या था हमारे पास, हम देखो आपने हीट क्या करनी होती है इसमें, टेम्परेचर में क्या करना है आपने, केल्विन में आपने हमेशा मैंने कहा आपने यूज़ करना ना, तो क्या करेंगे 30, जो भी टेम्परेचर क्या था हमारे पास 30 था, उसमें क्या ऐड कर देंगे 273 केल्विन में ऐड करना ना। और इसी तरह हम नीचे भी देखेंगे टेम्परेचर क्या था हमारे पास 300 था ना, जो हमारे पास रिएक्टर का जो टेम्परेचर था प्लस 273। तो जब आप इसको पूरे को सोल्व करके जो आंसर निकालेंगे ना इट वुड बी 0.471 विच इज़ लेस देन 1। तो ये बताता है कि सिस्टम की एफिशिएंसी कभी भी जो है वो 100% नहीं हो सकती, इट विल ऑलवेज रिमेन लेस देन 1। अब हम जो है सेकंड एप्लीकेशन जो है इसकी रेफ्रिजरेटर की है वो कर लेते हैं। लेक्चर ही बहुत लंबा है, मैंने कोशिश तो कर रहा हूँ शॉर्ट होने की, ठीक है। चलो अब रेफ्रिजरेटर का मैं सिंपल आपको वैसे बता देता हूँ। अब आप देखें हमारे पास जो हीट इंजन है ये कहाँ, इसमें क्या होता है, हीट कहाँ से ट्रांसफर हो रही है हमेशा, हॉट रिजर्वायर टू कोल्ड रिजर्वायर। लेकिन आप देखें जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर है ये इसके ऑपोजिट वर्किंग कर रहा है। रेफ्रिजरेटर में जो वर्क जो हमारे पास जो है हीट इंजन है इसमें क्या हो रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। लेकिन रेफ्रिजरेटर में क्या हो रहा है, वर्क जो है वो डन ऑन अ सिस्टम हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं रेफ्रिजरेटर हमारे पास क्या है, रेफ्रिजरेटर इज अ हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स ना। देखो वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर, जो कि हमारे पास इनसाइड द रेफ्रिजरेटर है ना, टू द हॉट एक्सटर्नल। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो हमारे पास सिंपली अप्लाई होगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ रेफ्रिजरेटर
टू प्रोड्यूस नो अदर एफिशिएंट इफेक्ट दैन द ट्रांसफर ऑफ द थर्मल एनर्जी। इसमें सिंपल ये बताना चाह रहा है कि यह पूरा पॉइंट्स नंबर आपके जो नोट्स पे 12 है वो ये कहता है कि यार देखो आपको जो एसी है, जो रेफ्रिजरेटर है, ये जो है ना वो अगेंस्ट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। यानी कि अगेंस्ट इन सेंस में कह रहा हूँ कि आप जो हीट है हमारे पास हम वो हमेशा फ्लो करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। तो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो स्टेटमेंट क्या है, हीट डजंट स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट ऑब्जेक्ट। स्पॉन्टेनियसली नहीं कर रही ना, तो इसका मतलब आपको सिस्टम के अगेंस्ट आपको जो हमारे पास कंप्रेसर है वो वर्क डन कर रहा है। अभी हम जो है लास्ट पॉइंट करते हैं, लास्ट टॉपिक करते हैं जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय एक्सपेंडिंग गैस, जो कि यूजफुल है फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और कैलकुलेशन है थोड़ी सी ये मुझे लगी इंपॉर्टेंट, तो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी वर्क डन होगा बाय गैस, तो हमें पता है जो पिस्टन होगा इट विल बी मूव आउट। पिस्टन मूव हो करेगा तो हम कहते हैं वो कितना डिस्टेंस जो पिस्टन है वो मूव आउट हुआ है। लेट्स सपोज वो छोटा सा डिस्टेंस था, स्मॉल, हमने उसको डीएक्स कह दिया ना। और हमें वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सिस्टम, इसका मतलब सिस्टम ने, सिलेंडर ने वर्क डन किया ना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आप देखें हमने इसका कह रहा है ये स्मॉल डी क्या है, डी एक डेरिवेटिव होता है, स्मॉल डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो कि स्मॉल चेंज को शो कर रहा है। तो ये मैं इस पर अप्लाई करूँ क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स ना। सिस्टम में कितना वो हुआ था डी, और हमारे पास जो एफ है वो क्या है, वो क्या फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ गैस। अब हमने अपने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है छोटे क्लास में कि फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपने क्या निकालना, आपने फोर्स निकाल दिया ना, तो ये ए डिवाइड है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो एफ हमारे पास क्या हो जाएगा पी ए। ये जो पी ए की जो वैल्यू है आप इसको उठा के कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ये जो प्रेशर है ये हमारे पास कौन सा एक्सटर्नल प्रेशर है ना, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ई एक्स टी लिख रहा हूँ ये, ठीक है। अब आप देखें इस जो पूरी वैल्यू है वो हमारे पास क्या था, अब देखिए वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है ना, तो इसका मतलब वर्क जब भी सिस्टम वर्क डन बाय सिस्टम होगा तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पढ़ा है, ठीक है। अब ये वैल्यू अब यहाँ अगर पुट करें, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी ई एक्स टी ए डॉट डी एक्स। अब देखो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको बताओ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यही पढ़ते थे हम ना। और ये हमारे पास फॉर्मूला होता था लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, एरिया के इक्वल होता था, और ये हो गया। इसी तरह जब हम एरिया को जब एक और वैल्यू से, एक और लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो वॉल्यूम आ जाता है। तो सिंपल ये एक समझाने का पर्पज़ था कि यहाँ पे ये वी क्यों आता है, ठीक है। डेफिनेटली जब सिस्टम वर्क डन करेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, सिस्टम में वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है ना यहाँ पे, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वी हो जाएगा। डी वी कैसे हो जाएगा, ये देखो ना, ये ए और एक्स आपस में इकट्ठे हो गए, ये क्या होता है मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट क्या होगा मीटर होगा, तो ये एम क्यू किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है, इसलिए ये हमारे पास डी वी आ जाएगा। तो अगर मैंने इसको जो है वो स्मॉल चेंजिंग हो रही है ना एक्सपेंशन में, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ कर लूँगा, इंटीग्रल यूज़ कर लूँगा। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, V1 टू V2 चेंज हो रहा है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, ठीक है। अब देखो ये पी हमारे पास एक्सटर्नल था और ये डी और वी एज इट इज़, ठीक हो गया। V1 एंड V2 आर इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर। और देखो हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, क्लोज सिस्टम है, ठीक है। और हमने आइडियल गैस को क्या किया हुआ है, कंप्रेस किया हुआ है। आपने चीज़ देखनी है कि जो हमारे पास जो वर्क डन है वो डिपेंड ऑन पाथ पे कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास इसके 3 डिफरेंट यहाँ पे पाथ हैं जो को यहाँ फॉलो हो रहा है। और जब भी वर्क डन आप, जब भी गैस एक्सपेंड होती है वैक्यूम में या ओपन सिस्टम में, या सिस्टम क्लोज ना हो, तो वर्क डन क्या होता है, वो जीरो होता है। ये हमारे पार्ट 2 में लिखा हुआ है आपके नोट्स के हैंड आउट के पार्ट 2 में, ठीक है। अगर हमारे पास जो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ये कब वर्क डन जीरो होता है, जब हमारे पास क्या ओपन स्पेस हो, ओपन स्पेस, ठीक है, या वैक्यूम में आप कर रहे हो, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।